हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं हरियाणा इलेक्शन अल्टीमेट मेल्टडाउन्स, बड़े मजेदार हैं। हाउ बीजेपी शॉक्ड कांग्रेस एक्सप्लेन्ड। इसका फर्स्ट पार्ट जो है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, वहां जरूर देख लेना। सेकेंड पार्ट अब हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो बेइज्जती हो रही है ये कांग्रेस की और केजरीवाल की, वाह वाह वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकल कर आए हैं। और क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे जलेबियां खा रहे हैं, इलेक्शन हारा है, इसके पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रीजंस देखिए बहुत सारे हैं। एक रीजन है जैसे खर्ची पर्ची सिस्टम का, जो कांग्रेस रूल में रोजगार देने का सिस्टम था, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों की सिफारिश के आधार पर और रिश्वत लेकर लोगों को अलेजेडली नौकरियां दी जाती थी, जिससे लोकल हरियाणा के लोग काफी परेशान थे। इसके बाद एक और बड़ा रीजन था फैक्शनलिज्म, गुटबाजी और नेपोटिज्म का, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से घुसी हुई है। एक आपको फैक्शन है भूपिंदर हुड्डा का, जो जाट डोमिनेटेड फैक्शन है। एक अलग फैक्शन है कुमारी शैलजा का, रणदीप सिंह सुरजेवाला का। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है कि जो हुड्डा का जाट डोमिनेटेड कैंप था उसने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को डोमिनेट किया। और अगर आपने नोटिस किया होगा हरियाणा इलेक्शन के पिछले 6 महीने में, तो कांग्रेस की सारी कैंपेनिंग जो है वो भी रेसलर्स और जाट फोकस थी। जाट कम्युनिटी बेसिकली हरियाणा का अराउंड 25 to 27% है और एक डोमिनेंट कास्ट भी हरियाणा का। और सारी जो इलेक्शन की फोकस है, सारी जो कैंपेनिंग का फोकस है वो कांग्रेस का, वो इस कम्युनिटी के ऊपर रहा है। तो ये ऑब्वियस बात है कि इससे बाकी कास्ट जो है हरियाणा के, उनमें रिजेंटमेंट बढ़ेगा। इनफैक्ट कांग्रेस ने करीब 30 जाट कैंडिडेट्स को टिकट भी दी थी इस इलेक्शन में। और नॉन जाट कम्युनिटीज में सबसे बड़ा फियर ये था कि कांग्रेस का रूल अगर आ गया तो उससे स्टेट में जाट डोमिनेंस पूरी तरह से आ जाएगा। बीजेपी इस बात को समझ गई और उन्होंने ये जो नॉन जाट कम्युनिटीज थी उनमें काफी भारी तरह से कैंपेनिंग की और फिर इन कम्युनिटीज से ऐसे कैंडिडेट्स पिक किए गए जिनके जीतने के सबसे अच्छे चांसेस थे। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कि उन्होंने खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो कि एक बहुत बड़े ओबीसी लीडर है हरियाणा के। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं हरियाणा की, जो अराउंड हरियाणा की पॉपुलेशन की 20% है, वो भी कांग्रेस के इस जाट ओरिएंटेड कैंपेन को सपोर्ट करने में उतने एंथुसियास्टिक नहीं थे। कांग्रेस ने जाट कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये टेंशन और भी बढ़ा दी जब हुडा, जो एक जाट लीडर है, और स्टेट के सबसे बड़े शेड्यूल कास्ट लीडर कुमारी शैलजा के बीच में एक पब्लिक झगड़ा हो गया। इससे शेड्यूल कास्ट में एंटी जाट पोलराइजेशन और भी क्रिएट हुआ, जो आखिर में कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के फेवर में इलेक्शन जीतने में काम आया। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट को भी आप देखेंगे तो आपको बीजेपी का जो नॉन जाट्स में आउटरीच रहा है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट में 21 ओबीसीज हैं, जो कि सैनी, अहिर, गुर्जर और कुम्हार कम्युनिटी से आते हैं। 17 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स रहे, 12 ब्राह्मण और पंजाबी अपर कास्ट डोमिनेंट कास्ट कैंडिडेट्स रहे, 5 बनिया कैंडिडेट्स रहे, 3 राजपूत कैंडिडेट्स रहे, 1 जट सिख कैंडिडेट रहा और 16 जाट कैंडिडेट भी खड़े किए। तो हर एक कम्युनिटी में बेसिकली बीजेपी ने हाथ डाल दिया। ऊपर से ओबीसी की तरफ भी एक बड़ा आउटरीच किया हुआ। बीजेपी ने कहा कि वो क्रीमी लेयर जो है ओबीसी की, वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर देंगे। बेसिकली कांग्रेस ने बाकी कास्ट को इग्नोर किया और उन्होंने अपने सेंट्रल हरियाणा जाट वोट पर रिलाई करने का डिसाइड किया। बीजेपी ने बेसिकली इस वजह से जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा थी उसमें से 20 सीटें जीती। हालांकि शॉकिंगली बीजेपी ने जाट एरियाज में भी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बीजेपी ने 30 जाट डोमिनेटेड एरियाज में से 13 सीटें जीती और कांग्रेस के 27 जाट कैंडिडेट में से सिर्फ 13 कैंडिडेट्स जीते। तो आप ये समझिए कि जिस कास्ट मैट्रिक्स को समझने में 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में बीजेपी फेल हो गई थी, उस कास्ट मैट्रिक्स को हरियाणा समझ आ गया। देश ऐसी चलेगा, हर टाइप का बंदा भेजो। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि वो कहने लगे कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो आरएसएस के बिना भी काफी आराम से इलेक्शंस जीत सकते हैं। और इस वजह से आरएसएस और बीजेपी में कुछ दूरियां भी बढ़ने लगी थी। लोकसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही संघ और बीजेपी के रिश्तों में दूरियों की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कभी बीजेपी नेताओं के बयान तो कभी बीजेपी के फैसलों ने संघ और बीजेपी के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिए। और 2024 में 240 सीटें आने के बाद लगता है चीजें थोड़ी बदल गई हैं। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई।
कौन था? बीजेपी ने आरएसएस के साथ दोबारा हाथ बीजेपी मिलाने का नहीं है। फैसला किया नहीं, नड्डा पिछले था, ही उसके महीने पीछे आप actual देखिए कि बच्चा देर कौन रात है? को जेपी नड्डा मुझे और भागवत बताओ। से पर्सनली मिलने के लिए गए थे। The BJP chief JP Nadda meeting RSS chief Mohan Bhagwat last night, and important to note as far as the timing UC ने तो is पंगे concerned किए of थे this ना। meeting वही, that गलती की थी has इसने। taken सुनने में तो place ये last आया। evening. This is the first meeting between the two, and significantly coming at a time when RSS National Coordination meeting that will be taking place. This is a meeting that has happened between the BJP chief JP Nadda meeting RSS chief Mohan Bhagwat. इसके बाद आरएसएस ने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्लैरिफाई भी किया था कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ खास मतभेद नहीं है, और जो कुछ मतभेद खास। है भी वो एक फैमिली मैटर है, और फैमिली की तरह ही उसे इंटरनली जल्द रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। And so I think other issues will be resolved. It's a family matters. It will be taken resolved. जिसका रिजल्ट ये था कि आरएसएस ने हरियाणा में फिर से दम लगाकर कैंपेन करना शुरू किया, और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 150 अपने सबसे एक्सपीरियंस स्वयं सेवक्स को एक्टिव रोल में लगाया। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान नाम की एक कैंपेनिंग लॉन्च की, जिसमें पिछले 4 महीनों में लगभग 16,000 वोटर्स के साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, और उसके साथ साथ आरएसएस ने हरियाणा के 6,000 गांव में डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया। उन्होंने कई पैम्फलेट्स भी बांटे, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को कास्ट लाइन से ऊपर उठकर एकजुट होकर वोट करने को कहा। वही आपने तो। नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी से ज्यादा मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को गया है, और उसके खिलाफ मुस्लिम एरियाज में प्रो हिंदू और एंटी मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए भी काफी जोरों से आरएसएस ने कैंपेन किया। इवन जो ये लड़ावा कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से सीएम नायाब सिंह सैनी को उतारने का फैसला लिया गया था, ये भी आरएसएस के फीडबैक के बाद ही लिया गया। एक इंटरेस्टिंग टेक अवे ये रहा है, जो पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, कि हरियाणा इलेक्शन से हमको ये तो थोड़ा पता चला कि हरियाणा में एटलीस्ट फार्मर्स इशू से बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट गुरनाम सिंह जो एक बड़े फार्मर लीडर थे, जो ओरिजिनल फार्मर्स प्रोटेस्ट के काफी बड़े लीडर थे, एकदम फोर फ्रंट पर थे, वो तो हरियाणा में अपना डिपॉजिट भी हार गए। भारतीय किसान यूनियन जो इतने जोरों शोरों से खड़ा किया गया था बीजेपी के खिलाफ, उसको सिर्फ 1000 वोट मिले हैं। कांग्रेस के साथ एक बुरी चीज ये भी हो गई है कि उनके अलायंस के कई सारे मेंबर्स उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए थे। बीएसपी आ गई थी, आम आदमी पार्टी आ गई थी, आईएनएलडी आ गई थी, जननायक जनता पार्टी आ गई थी, तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज भी आकर खड़ी हो गई थी, जो उन वोट्स के लिए कैंपेन कर रही हैं जिन वोट्स के लिए कांग्रेस पार्टी भी कैंपेन कर रही थी। तो उस वजह से भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट्स कट गए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि जो चाल राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी पर चली थी, वही चाल का मोदी ने हरियाणा के इलेक्शन में उन्होंने रिवर्स कर दिया राहुल गांधी के ऊपर। आपको मैंने बताया है कि देखिए किस तरह से भूपिंदर हुडा, जो कि एक प्रोमिनेंट जाट फेस है, उनके फेवर में कुमारी शैलजा, जो कि एक प्रोमिनेंट शेड्यूल कास्ट फेस है, उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया था कांग्रेस ने, जिस वजह से जो शेड्यूल कास्ट वोटर बेस है वो थोड़ा नाराज भी हो गया था। उसके साथ साथ बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट वोटर्स को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में 20% सीट्स रिजर्व करने का भी अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं विलेजेस में, और जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे लखपति दीदी, इस तरह के भी कई चीजें अनाउंस की हैं जिससे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की मदद हुई है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इस्तेमाल किया है बीजेपी के स्टार कैंपेनर का, यानी राहुल गांधी। राहुल गांधी कुछ हफ्ते पहले जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां पर उन्होंने एक सेशन में कह दिया था कि भाई इवेंचुअली इंडिया में रिजर्वेशन हम भी हटाना चाहते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. अब यही चीज राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इस्तेमाल की थी। And Rahul Gandhi is saying that the Prime Minister and the BJP have said that they will end reservation as it exists. लेकिन ये बात तो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने बोली है, इस बात को उन्होंने रिवर्स करके बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा में इस्तेमाल कर दिया, और अल्टीमेटली बीजेपी ने 17 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स में से 9 जीती हैं, जो कि उनके पिछले 2 इलेक्शन से भी ज्यादा है। इसलिए देखिए, हमें ये बात तो समझ आ रही है कि बीजेपी जो है, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के कास्ट मैट्रिक्स को ठीक से समझ नहीं पाई, समझ लिया उसने, वो हरियाणा में तो कम से कम ठीक से समझ गई। ये हमें दिखाता है कि पहले की इलेक्शंस की तरह जब बीजेपी को हार मिलती है तो बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती है, डेवलप करती है, इवॉल्व करती है, जबकि कांग्रेस पिछले 10 साल से अपनी सक्सेसेस का फायदा नहीं उठा पा रही है। जब भी जीतती है उसके बाद तुरंत फिर हारती भी है। और एक चीज जो हमने नोटिस की है, बैठा देख जो रहा हम क्या आपके बोल रहा सामने है रखना चाहते हैं, वो ये है कि आप देखिए कि कांग्रेस का अब हिंदुओं में कोई भी फिक्स वोट बैंक नहीं है। ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है हिंदू कम्युनिटी में जो कांग्रेस के लिए फिक्स है। कांग्रेस के लिए आज के जमाने में 2024 में सिर्फ मुस्लिम वोट फिक्स एक फिक्स वोट बैंक बचा है, और वो है
मुस्लिम्स देखा का। हुआ चाहे है। आप स्टेट इलेक्शंस को देखें या आप नेशनल इलेक्शंस को देखें, कांग्रेस को सिर्फ एक ही गारंटीड वोट ब्लॉक में मिलता है और वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो शायद आज ये कहना सेफ है कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन चुकी है जिन्ना की। इसीलिए आप एक सरप्राइजिंग बात को अभी नोटिस कीजिए कि वो बीजेपी के अगेंस्ट हर पार्टी के साथ अलायंस बनाने को तैयार है, एक पार्टी को छोड़कर, AIMIM, क्योंकि इन दोनों पार्टीज का कोर वोट बैंक अब सेम है, यानी सुन्नी मुसलमान। आज इंडिया में मुस्लिम लीग के दो वर्जन्स हैं, कांग्रेस पार्टी और AIMIM, जो सुन मुस्लिम लो। वोट बैंक के लिए कंपटीशन समझ कर रहे हैं लो। एक दूसरे के साथ। इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से पड़ती नहीं और कांग्रेस की आज यही हकीकत है। कांग्रेस देखिए चाहती है कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर कास्ट सर्वे हो, लेकिन कांग्रेस कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कास्ट सर्वे नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट को फ्रैगमेंट और तोड़कर रखना चाहती है। वही वो हो रही है मुस्लिम वोट को कामयाब। फ्रैगमेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो ताकि मुस्लिम्स एक ब्लॉक में कांग्रेस को वोट करते वही रहे तो। और हिंदूज का जो वोट है वो टूट जाए। तो वो बीजेपी को तो देखिए, कांग्रेस मुस्लिम्स मुस्लिम्स में को भला करना करती चाहिए, जैसे रहेगी। इन्होंने मुस्लिम्स कांग्रेस को ने जो किया। चाहिए वो मुस्लिम्स को देती ही रहेगी, लेकिन क्योंकि हिंदूज का वोट टूटा जा रहा है, हिंदूज के वही भले का तो। काम नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी लीडर्स पिछले कुछ UP समय से कटेगा चिल्ला तो रहे हैं, बटेगा। This is what they have learned from UP. हाँ वही कटेगा योगी ने बटेगा कहा, कर रही हूँ, बटेगा कटेगा। फिर हाल तो में ये उन मोदी समझ ने गए कि ये कहा, चल। और अभी हाल में ही मोदी ने भी ऐसा ही कुछ कहा। कांग्रेस जानती है सिमिलर कहा था। कि जितना हिंदू बटेगा उतना उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। वही तो हिंदू समझ ही नहीं खुल रहा। के स्टैंड ले रहे हैं इस कांग्रेस पार्टी की कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ। खुल के कह रहे हैं कि आज हिंदुओं को यूनाइट होना ही पड़ेगा। और नहीं ये तो सिर्फ क्या? पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये जिम्मेदारी हिंदूज को भी समझनी है कि समझनी। आपको लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट से आगे आगे सोचना ऊपर पड़ेगा उठो। अगर आपको सरवाइव करना है। तो बिल्कुल। अगर आपको अगला पाकिस्तान, अगला कश्मीर, या वाह, अगला बांग्लादेश मैं तो नहीं वही बनना बोल है, रही हूँ तब से। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने कल्चर और अपने इंटरेस्ट को पॉलिटिकली और सोशली प्रोटेक्ट करें, और बिल्कुल। इसके लिए आपको पॉलिटिकली और सोशली यूनाइट होना ही होना ही पड़ेगा। होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, तो मुस्लिम्स पाकिस्तान यूनाइटेड बन जाएगा हैं, इंडिया। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये इंश्योर कर रही हैं कि मुस्लिम्स यूनाइटेड रहें, मुस्लिम्स का वोट कभी भी डिवाइड ना हो, लेकिन हिंदूज का वोट हमेशा टूटता रहे। आज ओबीसी लीडर्स भी कांग्रेस पार्टी की इस कास्ट रेटरिक से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। चा खरा शत्रू ब्राह्मण नाही, ओबीसीचा खरा शत्रू महाराष्ट्र लाटणारा आमदार, खासदारच्या, कारखानदाऱ्या, वतनदाऱ्या, दरोडेखोरांची टोळी आहे। ब्राह्मण आज शिक्षणाच्या जोरावर जगातल्या प्रत्येक प्रगत देशामध्ये गेला, तो इथं भांडत बसला नाही। जो सोशली बॅकवर्ड आहे त्याला त्याचा हक्क, अधिकार देणारा ब्राह्मणच होता। पण आजचा जो महाराष्ट्र बघायला मिळतोय तो हा फक्त काही ठराविक लोकांचा, वतनदारांचा, दरोडेखोरांचा महाराष्ट्र बघायला मिळतोय। ये जो जीत मिली है बीजेपी को, इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि भाई अगले जो 3 स्टेट इलेक्शन आने वाले हैं उसमें थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाए, थोड़े एमिनेशन के साथ जाए। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो महाराष्ट्र में जीत जाएंगे, हो सकता है महाराष्ट्र में हक दे, लेकिन कम से कम उनके पास एक कॉन्फिडेंस है। उनको 2024 के झटके के बाद एक बड़ी जीत मिली है और कांग्रेस को बड़ी जीत के बाद एक बड़ी हार मिली है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन से आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? मेरा टेक बताऊं क्या है कि हमारा देश जो है बहुत ही वो डेंजरस जगह पर अभी बैठा हुआ है। जातों में लोग बटे हुए हैं, देश का कोई देख नहीं रहा। मोदी जी को हरा दिया उन्होंने। क्यों? उस इलेक्शन में हराया इन द सेंस कि जितना वो 300 पार कह रहे थे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये जातों में बटा हुआ है देश और लोग अपने जातों के हिसाब से वोट दे रहे हैं हिंदूस। और मोदी जी को कॉन्फिडेंस था कि भैया जितना अच्छा हम काम कर रहे हैं देश के लिए और जो हमारा वर्ल्ड में जो इंडिया के लिए, भारत के लिए, अब जो लोग बाकी जो कंट्रीज के टॉप कंट्रीज के लीडर्स जिस तरह से अब इंडिया को देखते हैं, ये पूरा देश देख के प्राउड फील करता होगा और वोट हमारे 300 पार होंगे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जात वात और एक गंदगी जो कांग्रेस फैला रही है उससे कोई फर्क पड़ेगा। पर ये प्रूव हो गया कि जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया था, गेम खेली थी, वैसे ही कांग्रेस जो है डिवाइड एंड रूल गेम खेलने में बहुत हद तक जो है वो हो गई है सक्सेसफुल। तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात है कि बीजेपी को समझ आ गया। अब वो भी वही कर रहे हैं यूपी बेचारे। के बाद की हर टाइप के बंदे को लोग तो चेंज होने से नहीं हो रहे तो इतनी आसानी से। दे विल चेंज बट नॉट ओह इमीडिएटली, समय लगता है। तो उन्होंने बोला हर टाइप के लीडर को ले आते हैं
तुम जिस जाति की हो लो, तुम्हारी जहाँ पे जाति जो का है। जहाँ ज्यादा लोग उसके हैं तो उसका एक इस खड़ा जाति कर के दो। ज्यादा लोग हैं, यहाँ इस जाति का क्या ले आओ, करें, इस जाति मजबूरी के यहाँ हो लोग रही ले आओ। जैसे हर को लगे तुम्हारी जाति का है, तुम्हारी जाति का है, बैठो जातियों अब में वही बैठो, बैठने हर के लिए- रिप्रेजेंटेटिव हर टाइप का बंदा तुम्हें दे देंगे जिसे तुम उसको चूज कर बिल्कुल, लो। बहुत ही दुख की बात है। और भैया बार बार बता, हम भी बोल रहे हैं, अब तो योगी जी ने भी, मोदी जी ने भी बोल दिया कि हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, और बहुत करेक्ट बोल रहे हैं। इस बात को समझो कि अगर हिंदू जो है वो बटेगा तो हिंदू कटेगा, ये दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा भारत अपना, अभी नहीं पर इन फ्यू ईयर्स, 100 साल के बाद आपको यही दिखेगा नहीं तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।